अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब हमेशा की तरह आप कमेंट में ज़रूर देंगे। कुछ नेकियां मैं कमाऊंगा और कुछ नेकियां आप कमाएंगे। इस वीडियो में हम जमात शशुम समाजलिम का सबक नंबर 11 इब्तदाई सल्तनतें के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल है, मौर्य सल्तनत का बानी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसारा, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त है। इस वीडियो में हम इब्तदाई 4 या 5 सवाल के अंदर मुकम्मल सबक को समझने की या पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए बगौर देखें, सुने, उसके बाद के जो सवालात रहेंगे वो उस सवालात का यादा रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है मौर्य सल्तनत की। इस सबक में मौर्य सल्तनत के अलावा सातवाहन सल्तनत है, कुषाण सल्तनत है, गुप्त सल्तनत है, इन तमाम के बारे में तफसीलात हैं। पहले हम देखते हैं मौर्य सल्तनत के बारे में क्या अहम नुकात हैं। मौर्य सल्तनत का बानी तो चंद्रगुप्त है। इसके अलावा चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसारा और बिंदुसारा का बेटा अशोक, ये 3 अहम राजा हैं जो मौर्य सल्तनत की नुमाइंदगी करते हैं। बिंदुसारा का ताल्लुक़ भी मौर्य सल्तनत से है और अशोक का ताल्लुक़ भी मौर्य सल्तनत से है। इसके अलावा एक और नाम आता है कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य दरअसल चंद्रगुप्त के दरबार से वाबस्ता था। इसने एक मशहूर किताब लिखी जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने रियासतों की तस्खीर और उन पर हुकूमत करने के तरीक़े बताए हैं। इसके अलावा इस सबक में एक और अहम नाम आता है मेगास्थनीस का। मेगास्थनीस का ताल्लुक़ यूनान से था, यानी वो यूनानी सफ़ीर था। वो भी चंद्रगुप्त के दौर में ही भारत को आया था। इसके अलावा मौर्य सल्तनत के सूबाई दारुल खिलाफे थे, वो तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णागिरी थे। तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णागिरी ये मौर्य सल्तनत के सूबाई दारुल खिलाफे थे, यानी स्टेट हेडक्वार्टर्स थे। स्वर्णागिरा में सोने की मादनियात थीं और तक्षशिला से वो दीगर ममालिक से आई हुई अशिया लाते थे। ये मुख्तसर सा मौर्य सल्तनत के अहम नुकात थे। इनसे मुतालिक सवालात अब 4 या 5 सवालात के बाद आप उसकी तफसील देखेंगे। अगला सवाल है, अशोक के कुतुबे ज़्यादातर किस ज़बान में लिखे होते थे? अशोक के जो कुतुबे थे वो ज़्यादातर किस ज़बान में लिखे होते थे? संस्कृत में, हिंदी में, द्राविड़ी में या प्राकृत में? और इसका सही जवाब है प्राकृत। अशोक के कुतुबे ज़्यादातर प्राकृत में लिखे होते थे। अशोक मौर्य सल्तनत का एक मशहूर राजा गुजरा है। इसके ताल्लुक़ से 2-4 बातें अहम हैं, आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। पहली बात यह कि अशोक का ताल्लुक़ मौर्य सल्तनत से था। दूसरी बात यह कि अशोक के जो कुतुबात होते थे, कुतुबे, वो प्राकृत में होते थे और इन्हें ब्राह्मी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था। ब्राह्मी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था। अशोक की एक मशहूर जंग है कलिंग, जंग कलिंगा भी कहा जाता है जिसको। उसने कलिंगा की जंग के बाद मज़ीद जंग ना करने का इरादा तर्क किया और वहाँ से उसने धर्म का प्रचार शुरू किया। कलिंग जो इलाक़ा है वो मौजूदा साहिली उड़ीसा का इलाक़ा है। अशोक ने बादशाह बनने के बाद तकरीबन 8 साल के बाद कलिंग को फ़तह किया था। इस जंग में 1.5 लाख अफराद को गिरफ़्तार किया गया था और 1 लाख से ज़ायद लोग मारे गए थे। ये खून खराबा देखकर उसका दिल भर आया था। उसने एक इस्तूपा में उसका जिक्र भी किया है और उसके बाद उसने कलिंग की जंग के बाद उसने मज़ीद जंग ना लड़ने का ऐलान किया। अगला सवाल है, सातवाहन सल्तनत का बानी कौन था? अब यहाँ पे हम सातवाहन सल्तनत के बारे में मालूमात करेंगे। सातवाहन सल्तनत का बानी कौन था? श्रीमुख था, गौतमी पुत्रा सतकर्णी था, विशिष्टि पुत्रा पलुमाई था या यज्ञश्री सतकर्णी था? और इसका सही जवाब है श्रीमुख। सातवाहन सल्तनत का बानी था श्रीमुख। सातवाहन सल्तनत बहुत अहम है। इसके बारे में 4-5 अहम नुकात हैं, वो आप अच्छे से जहन में रखें। पहली बात ये कि सातवाहन सल्तनत का जो पहला सदर मुकाम था वो कोटिलिंगाला था। कोटिलिंगाला सातवाहन सल्तनत का पहला सदर मुकाम था।
ये कोटि लिंगाला जो था, अस्मा का एक मुकाम है, अस्मा का जनपदा का सदर मुकाम था। अस्मा का जनपदा का सदर मुकाम था। और अस्मा का जो था वो कदीम भारत के 16 महाजनपदा में से एक था। 16 महाजनपदा में से एक था अस्मा का सदर मुकाम था। अस्मा का जनपदा यानी शहर, अस्मा का सदर मुकाम था कोटि लिंगाला, जिसको सातवाहना सल्तनत का पहला सदर मुकाम भी कहा जाता था। सातवाहना सल्तनत का बानी श्रीमुख था। और इसके अलावा सातवाहन के जो मशहूर राजा गुजरे हैं उसमें गौतमी पुत्रा सतकर्णी, विशिष्टि पुत्रा पलुमाई और यज्ञश्री सतकर्णी, ये 3 नाम बहुत अहम हैं। गौतमी पुत्रा सतकर्णी, विशिष्टि पुत्रा पलुमाई और यज्ञश्री सतकर्णी, ये मशहूर राजा हैं और बानी तो श्रीमुख है। सातवाहन के बाद हुक्मरानों ने अमरावती, जिसको धनिया काटिका कहते हैं, उसको भी अपना राजधानी बनाया। पहला सदर मुकाम तो कोटि लिंगाला था, लेकिन बाज़ हुक्मरानों ने धनिया काटिका, जिसको अमरावती कहा जाता है, उसको भी अपना सदर मुकाम बनाया। सातवाहन दौर में बंगाल के अलावा दूसरे ममालिक से भी तिजारती ताल्लुक़ात थे, ख़ासकर रोम से इसके तिजारती ताल्लुक़ात थे। ये अहम बातें थीं सातवाहना सल्तनत के बारे में। अगला सवाल है, अक्ष विकास की राजधानी क्या थी? अक्ष विकास की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, अमरावती थी, कोटि लिंगाला थी या विजयपुरी थी? कोटि लिंगाला का तो जिक्र आ गया। कोटि लिंगाला सातवाहना सल्तनत का पहला सदर मुकाम था। अमरावती बाद में बाज़ हुक्मरानों ने, सातवाहना हुक्मरानों ने इसको अपना सदर मुकाम बनाया था। अमरावती को धनिया काटिका भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र तो एकदम शुमाल में है। और अक्षा विकास की राजधानी है विजयपुरी। अक्षा विकास की राजधानी है विजयपुरी, जो कि दरियाए कृष्णा के किनारे नागार्जुना कुंडा के करीब थी। दरियाए कृष्णा के किनारे नागार्जुना कुंडा के करीब थी। अक्षा विकास के अजीम हुक्मरान जो थे वो शांतिमूला और वीरा पुरुषोत्तम, ये अक्षा विकास के अजीम हुक्मरान थे। अक्षा विकास अश्वमेधा और विजय पिया जैसी रसूमात भी अदा करते थे। अक्षा विकास की जो ख़वातीन थी वो नागार्जुना कुंडा में स्तूपाओं और खानखाहों की तामीर के लिए माली इमदाद देती थीं। ये अक्षा विकास सल्तनत की अहम नुक्ते हैं। ख़ासकर इसमें याद करना ये है कि अक्षा विकास की जो राजधानी थी वो विजयपुरी थी। विजयपुरी कहाँ थी? दरिया कृष्णा के किनारे नागार्जुना कुंडा के करीब थी। नागार्जुना कुंडा का जिक्र आया है इस सबक के अंदर। अगला सवाल है, कंशक का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? कंशक का ताल्लुक़ मौर्य सल्तनत से था, गुप्त सल्तनत से था, या किशान सल्तनत से था, या सातवाहना सल्तनत से था? और इसका सही जवाब है कंशक का ताल्लुक़ था किशान सल्तनत से। कंशक एक मशहूर बादशाह गुजरा है जो कि किशान सल्तनत का राजा था। वो 78 ईस्वी में तख्तनशीन हुआ था। कंशक का ताल्लुक़ किशान सल्तनत से था और वो 78 ईस्वी में तख्तनशीन हुआ था। अगला सवाल है, लोहे से बना मशहूर महरौली सुतून की तामीर किस राजा से मंसूब है? महरौली सुतून की तामीर किस राजा से मंसूब है? श्रीगुप्त से, चंद्रगुप्त अव्वल से, चंद्रगुप्त दुव्वम से, या समुद्रगुप्त से? और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त दुव्वम, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त दुव्वम का ताल्लुक़ गुप्त सल्तनत से था। गुप्त सल्तनत। अब हम यहाँ पर गुप्त सल्तनत के बारे में चंद एक नुकात देखते हैं। दूसरे अहम बादशाह में चंद्रगुप्त अव्वल, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दुव्वम, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त थे। मशहूर लोहे का बना जो महरौली सुतून था उसकी तामीर चंद्रगुप्त दुव्वम ने की थी, ऐसा कहा जाता है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और महरौली सुतून कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, जो कि 1700 साल क़दीम होने के बावजूद भी उसको जंग नहीं लगा। गुप्त राजाओं ने विष्णुमत और शिवमत की सरपरस्ती की थी और गुप्त राजाओं ने अश्वमेधा नामी कुर्बानी की रस्म को परवान चढ़ाया था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी? अब तक हमने जो पढ़ा है उससे मुताल्लिक़ अब सवालात आएंगे। अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, इब्न बतूता, अबुल फजल? और इसका सही जवाब है कौटिल्य। अर्थशास्त्र किताब को कौटिल्य ने लिखा था।
अगला सवाल है, मौर्य सल्तनत के किस सूबाई दारुल खिलाफे में सोने की कानें थीं? मौर्य सल्तनत के 3 सूबाई दारुल खिलाफा का जिक्र दरसी किताब में है। उसमें एक तक्षशिला है, उज्जैन है और स्वर्णागिरी है। किस सूबाई दारुल खिलाफे में सोने की कानें थीं? सही जवाब है स्वर्णागिरी में। स्वर्णागिरी में सोने की कानें थीं। अगला सवाल है, किस जंग के बाद अशोक ने मजीद जंग ना करने का फैसला किया? कन्वाहा, मगध, कलिंग या पाटलिपुत्र? और इसका सही जवाब है कलिंग। जंग कलिंग के बाद अशोक ने मजीद जंग ना करने का फैसला किया था। अगला सवाल है, धर्म का प्रचार करने वाले अशोक के खासिद क्या कहलाते थे? ये खासिद नहीं बल्कि एक ओहदेदार हुआ करते थे जो मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर धर्म का प्रचार करते थे और उनको कहा जाता था धम्मा महामात्रा। धर्म का जो प्रचार करने वाले अशोक के जो ओहदेदार थे वो धम्मा महामात्रा कहलाते थे। धम्मा दरअसल प्राकृत लफ्ज़ है, संस्कृत में इसको धर्मा कहा जाता है। धम्मा अलग है, धर्मा अलग है। धम्मा प्राकृत लफ्ज़ है और धर्मा जो है संस्कृत में इसकी इस्तिलाह है। और अशोक ने धम्मा के प्रचार के लिए धम्मा महामात्रा का तकर्रुर किया था और दूसरे ममालिक को इसने खासिदों को भेजा था। ये खासिद शाम, मिस्र, यूनान और श्रीलंका में धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। अशोक के ताल्लुक़ से एक बात और ख़ास है कि इसने इंसानों के अलावा जानवरों के इलाज के लिए भी अस्पताल बनाए थे। अगला सवाल है, सातवाहना हुक्मरानों का सदर मुकाम क्या था? विजयनगर, धन्याकाटिका, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? और इसका सही जवाब है धन्याकाटिका। पहला सदर मुकाम अगर पूछे तो कोटिलिंगाला है, और क्योंकि बाज़ हुक्मरानों ने धन्याकाटिका को अपना सदर मुकाम बनाया था जिसको अमरावती भी कहा जाता है, तो धन्याकाटिका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर पहला सदर मुकाम पूछा तो कोटिलिंगाला कहेंगे। अगला सवाल है, सातवाहना दौर में किस मुल्क से तिजारती ताल्लुक़ात थे? यह अभी हमने पढ़ा है, ये तिजारती ताल्लुक़ात रूम से थे। अगला सवाल है, सातवाहना सल्तनत का पहला सदर मुकाम क्या था? अभी मैंने आपसे कहा सातवाहना सल्तनत का पहला सदर मुकाम था कोटिलिंगाला। अगला सवाल है, वेपुरा देहात में कौन सा कबीला रहता है? यहाँ पर एक ख़ास देहात का जिक्र दरसी किताब में वेपुरा का, ये बहुत अहम इसलिए है कि एक कुतुबे में इसका जिक्र किया गया है। और वेपुरा देहात में जो कबीला था उस कबीला का नाम था कांता। वेपुरा गांव में कांता कबीला रहता था और वेपुरा गांव का जो सदर था वो सदर कुमारा दत्ता था। और वेपुरा गांव का एक गहापति था जिसने तालाब तामीर करवाया था। गहापति जो था जिसने तालाब तामीर करवाया था। और वेपुरा गांव सातवाहना ज़िले में था जो कि सातवाहना हुक्मरान पलूमावा के दौर हुकूमत में इसका सिक्का सालार स्कांडानागा के जनपदा में था। नाम ज़रा मुश्किल हैं पूरे। एक तो वेपुरा गांव को आप याद रख लीजिए, वेपुरा गांव के सदर कुमारा दत्ता को याद रख लीजिए। वहाँ पर एक गहापति था जिसने तालाब तामीर करवाया था। अगला सवाल है, यूनानी सफ़ीर मेगास्थनीज मौर्य सल्तनत में किस राजा के दौर में आया था? अशोक के दौर में, चंद्रगुप्त के दौर में या चंद्रगुप्त दुव्वम के दौर में या समुद्रगुप्त के दौर में? सही जवाब है चंद्रगुप्त के दौर में। यूनानी सफ़ीर जो था मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त के दौर में आया था।